Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको कराऊंगा पॉलिटी। और जैसा कि आपने लेक्चर 1 में देखा था सिलेबस को, और लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे हाउ टू स्टडी पॉलिटी, पॉलिटी को हम लोग कैसे पढ़ें। और जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको सही में रिजल्ट लेना है तो आप कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस सीरीज़ से। और आप जहाँ भी पढ़ रहे हो या जो बुक को आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी की, उससे आप कंपैरिजन करना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मेरा इस वीडियो में, इस क्लास के माध्यम से हमेशा प्रयास रहा है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएं और एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे के आपको समझाएं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। स्टार्ट कहाँ से किए थे पढ़ना हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे भाग 5 से। कौन से भाग से स्टार्ट किए थे पढ़ना? भाग 5 से। और हम लोग स्टार्ट किए थे पार्लियामेंट। यही पार्लियामेंट है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि ये पार्लियामेंट दिल्ली में है और इसी भवन के अंदर 2 सदन है। एक रूम है जिसमें राज्यसभा की कार्यवाही चलता है और दूसरा रूम है एक लोकसभा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट है कि राज्यसभा राज्य में होते हैं। नहीं, राज्यसभा जो है वो सेंट्रल का ही पार्ट है और ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है। क्या बोल रहे हैं? राज्यसभा। तो आप ये संसद भवन अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। और आगे हम लोग चलते हैं। स्टार्ट किए थे हम लोग पढ़ना भाग 5 को, और भाग 5 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आगे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसद। तो चलिए, हम लोग कल स्टार्ट किए थे पढ़ना, आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आपको मैंने कल बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। यह कल मैंने आपको समझाया था। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए? भाग 5। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप करेंगे। और भाग 5 में हम लोग देखें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक कोई भी अनुच्छेद होगा वो भाग 5 के अंतर्गत आएगा। अगर आपको जस्ट एन एग्जाम्पल पूछ दिया जाए कि 124 आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया गया है, ये कौन से भाग में है? तो सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में होगा, क्योंकि 124 151 के अंदर में ही आता है और 52 के इस दोनों के बीच में आता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक का कोई भी आर्टिकल है वो भाग 5 के अंतर्गत ही आएगा। सबसे पहले मैंने बताया था ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये संसदीय प्रणाली। आप देखिए, जो संसदीय प्रणाली है भारत में जो एक एक्ट आया था 1935 का, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी के अनुशंसा के बाद भारत में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली का गठन किया गया था। मतलब उस आधार पे, उसी तरह से जिस तरह ब्रिटेन में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी ब्रिटेन के तर्ज पर भारत में पहली बार पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये संसदीय व्यवस्था को स्थापित किया गया था 1935 में। जस्ट जो अभी प्रेजेंट में है ना, आज़ादी के बाद वाला संसदीय, उसी वो जो आधार है वो 1935। हमको कल बताए थे मैं आपको कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के कानून से ही बहुत सारे चीज़ों को संविधान में लिया गया। कल मैंने चर्चा किया था आपको कि लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं भारत के संविधान में जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। उसी से ये भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। क्योंकि आपको पता होगा वेस्टमिनिस्टर ब्रिटेन का एक जगह है और वहाँ पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट है और वहाँ पे इसीलिए इसका नाम रखा गया है वेस्टमिनिस्टर सिस्टम और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ये आर्टिकल 79 में है। ये चर्चा मैंने कल ही कर दिया था। आर्टिकल 79 में क्या है? संसदीय प्रणाली। सबसे पहले देखो आपको एक कंसेप्ट में समझाऊंगा, एक फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा आप देखेंगे
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत में संघरात्मक शासन व्यवस्था है या एकात्मक शासन व्यवस्था, इसको सबसे पहले समझते हैं। ये संसदीय प्रणाली का ही रोल मॉडल है राज्य में। ये पूरे देश के लिए कानून बनाता है संसद, और ये जो लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, ये प्रत्येक राज्य का अलग अलग लेजिस्लेचर होता है। अलग अलग राज्य का लेजिस्लेचर अलग अलग राज्य के लिए जिम्मेवार होता है। तो आप देख रहे हैं इस देश में कानून बनाने के का जो तरीका है वो अलग अलग स्तर पर विभाजित किया गया है। तो ये एक क्या है, फेडरल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, फेडरल सिस्टम का उदाहरण है। अगर इस देश में कोई भी राज्य सरकार नहीं होता, ना बिहार सरकार होता, ना उत्तर प्रदेश का सरकार होता, ना मध्य प्रदेश का सरकार होता, किसी भी राज्य का सरकार नहीं होता, किसी भी राज्य के लिए भी कोई छोटा सा भी कानून बनाना होता, वो सीधा पार्लियामेंट में ही बनता। तो हम लोग वैसे सिस्टम को कहते हैं यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत में संघनात्मक शासन व्यवस्था है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये जापान में भी चलता है, ऐसा नहीं है कि जापान में भी है, कनाडा में भी है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जैसे ब्रिटेन में हम कल बताए थे कि ये जो संसद का 3 अंग है, ये इसको कहते हैं हम लोग राज्यसभा को ऊपरी सदन, उच्च सदन, इसको कहते हैं हम लोग निम्न सदन, और ये है जो राष्ट्रपति। तो उसी तरह ब्रिटेन में का जो उच्च सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के उच्च सदन को बोलते हैं हम हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ के निम्न सदन को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और राष्ट्रपति की तुलना, भारत की राष्ट्रपति की तुलना इंग्लैंड के राजा या रानी से करते हैं, डेट मीन्स वहाँ बोलते हैं हम लोग ताज। क्या बोलते हैं? ताज। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट अगर आ जाए आपके पास तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पूरे डिटेल में राज्यसभा को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पूरे डिटेल में किसको पढ़ेंगे? राज्यसभा को। देखिए इसी तरह का सदन होता है राज्यसभा, और यहाँ पे सभापति रहते हैं, सारे सदन में लोग रहते हैं बैठे हुए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और सदन की कार्यवाही चलता है। इसी सदन के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या शक्तियां हैं, और ये पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। मैं आपको बताया कि पार्लियामेंट का ही पार्ट है क्या? राज्यसभा। आज हम लोग सबसे पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, और राज्यसभा के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज को देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में आज हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज राज्यसभा की संरचना के बारे में। पहला पॉइंट तो ये पढ़ेंगे कि राज्यसभा की संरचना क्या है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या होता है। अगर आपको भी मन कर जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति के बारे में भी पढ़ेंगे, और राज्यसभा के पास कुछ शक्तियां हैं और उसके कुछ काम भी हैं, कार्य है, उसके बारे में भी आज हम लोग बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो राज्यसभा का सबसे पहले बताएं कि राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पढ़ेंगे, और तीसरा राज्यसभा सदस्य का योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा होगा राज्यसभा के सभापति के बारे में, और पांचवा होगा राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और जो अगर कभी आपको एग्जाम में अगर मेंस में भी लिखने आ जाए राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की कार्य, राज्यसभा के सभापति के बारे में, तो आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा या आएगा, आप इसको सीखने का प्रयास करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा का सामान्य परिचय। तो कल मैंने कुछ चर्चा किया था, लेकिन आज मैं फिर से इस पे चर्चा करूंगा बहुत ही डिटेल से। सबसे पहले मैं बताया था कि राज्यसभा उच्च सदन होता है, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे राज्यसभा एक उच्च सदन है। और राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का जो सदस्य, आप थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, आप जरा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राज्यसभा है, इनका जो सदस्य वो प्रत्येक राज्य के विधानसभा से चुनकर आते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। प्रत्येक राज्य के विधानसभा से चुनकर आते हैं राज्यसभा के सदन। इसीलिए हम लोग कहते हैं राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन। अप्रत्यक्ष सदन है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। जैसे लोकसभा में हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं मेंबर को, लोकसभा के सदस्य को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं,
जब क्या कहता है 2018 में लोकसभा का 19 में जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग डायरेक्ट चुने थे। और यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में अलग अलग राज्य से के विधानसभा के द्वारा सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि राज्यसभा का सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, तो संबंधित राज्य के सभी राज्य के विधानसभा से चुनकर आते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये चुना जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट सदन है। क्यों? क्योंकि हम लोग विधायक को चुनते हैं, एमएलए को हम लोग चुनते हैं डायरेक्ट एमएलए को, और एमएलए लोग वोटिंग करके भेजते हैं कहाँ? राज्यसभा में। एमएलए लोग वोटिंग करके कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। तो ये आपको आना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं? प्रत्येक राज्य के विधानसभा से। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे और भी बातें करते हैं। देखिए क्या क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा का सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, तो प्रत्येक राज्य के विधानसभा से। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और ये फेडरल सिस्टम का एक पार्ट भी है कि फेडरल सिस्टम में राज्य का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए भी इसको मान सकते हैं हम। और ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? जो राज्यसभा का मेंबर होता है, प्रत्येक राज्य से चुनकर आते हैं। और आगे अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये उच्च सदन है। क्या है? ये उच्च सदन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि राज्यसभा का गठन कब किया गया है? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और 3 डेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया, ये क्वेश्चन आएगा पहला। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला बैठक। अब देखिए यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ बहुत आसान से आप समझेंगे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं संसद। अभी हम बात करते हैं संसद के 3 अंग हैं। अभी आप देखना, राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट। आप जरा यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुआ था। हिंदुस्तान का संविधान 1950 में ही लागू हो गया था। और आपको पता है कि भारत 1947 में ही आजाद हुआ है, यह भी आपको पता है। तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1947 के बाद यह देश चल कैसे रहा था। और संसद की पहली बैठक 13 मई को इसका भी बैठक शुरू हुआ था, 13 मई 1952 को। और 13 मई 1952 को इस लोकसभा का भी प्रथम बैठक शुरू हुआ था। और 13 मई 1952 को राज्यसभा का भी पहली बैठक स्टार्ट हुआ था। अगर दोनों का पहली बैठक पूछा जाएगा, अगर राज्यसभा का पूछा जाएगा 13 मई 1952, लोकसभा का भी पूछा जाएगा 13 मई 1952। जब संसद का बैठक 13 मई 1952 को हुआ तो इससे पहले देश का कानून किसके द्वारा बनाया जा रहा था? तो इससे पहले अंतरिम सरकार, और उससे भी पहले संविधान सभा। 1947 के बाद हम जब पढ़ाएंगे संविधान सभा को डिटेल में तब आप समझना। तो 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा को थोड़ा सा आज़ादी मिला। क्या आज़ादी मिला? कि संविधान सभा के ऊपर जो प्रेशर था अंग्रेजों का ना, कानून बनाने में ये वो हस्तक्षेप, वो खत्म हो गया। दूसरी बात, संविधान सभा का दो बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गया। एक तो संविधान बनाना, और दूसरा देश के लिए कानून बनाना। आपको जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, जब संविधान सभा का बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाने की बात होता था 1947 के बाद, तो आपको पता होगा लोकसभा का जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी ममलांकर, गणेश वासुदेव ममलांकर, उनकी अध्यक्षता में कानून का कार्य किया जाता था। यह 1947 के बाद जब देश को छोड़कर अंग्रेजों ने चले गया और पूरी कानून बनाने की जो व्यवस्था है वो हमारे ऊपर छोड़ के गया था, तो उस समय हमारे देश के संविधान सभा के पास ये 2 चुनौतियां था। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बातें कि 13 मई 1952 से पहले अंतरिम सरकार के द्वारा चलाया गया था। 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ था ये जानना आपको जरूरी है। तो पहले राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। ये जो आप देख रहे हैं ना राज्य परिषद, ये राज्य परिषद
पहले राज्यसभा का ही नाम था, लेकिन 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या, राज्यसभा कर दिया गया। तो 1954 से हम लोग इसको जानते हैं राज्यसभा के रूप में। कब से जानते हैं मेरे प्यारे भाई, 1954 से। 1954 से पहले इसको हम लोग राज्य परिषद ही बोलते थे। क्या बोलते थे, राज्य परिषद। तो ये 3 डेट है, आपको याद रखना होगा, 3, 13 और 23। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया, 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक, और 23 अगस्त 1954 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ, राज्यसभा का नाम राज्यसभा किया गया राज्य परिषद से बदलकर। ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो यहां की समस्या को समाप्त हो गया होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यह प्रणाली क्या है, बहुत ही डिटेल में हम बताएंगे जब हम लोग राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को समझेंगे, वहां ही बताएंगे एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होता है, क्योंकि फिर से आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली आप समझ जाना, अभी थोड़ा सा आगे जाके फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं राज्यसभा सीटों की चर्चा करते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक अस्थाई सदन है और अपर हाउस उच्च सदन है। अस्थाई सदन कहने का तात्पर्य ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, चाहे वर्षा पड़ जाए या देश में आपातकाल लग जाए या कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में। कोई भी एग्जाम्पल देगा कि किस परिस्थिति में राज्यसभा का सदन भंग हो सकता है, तो किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का सदन भंग नहीं होगा, इसीलिए इसको अस्थाई सदन हम लोग कहते हैं। और अपर हाउस है, उच्च सदन है, इसको हम लोग द्वितीयक सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन जो है वो लोकसभा को कहते हैं, द्वितीयक सदन के रूप में भी कहते हैं किसको, राज्यसभा को द्वितीय सदन। और अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है किसका, राज्यसभा का। अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया, 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक, और 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कर दिया गया राज्य परिषद से। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है, और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप लिखेंगे संसद, सरल लिखेंगे, मान के लो सरल, 100 से क्या होता है संसद, रो से होता है राज्यसभा, लो से लोकसभा, और अनुच्छेद याद करना ना 79, 80 और 81। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से याद कर लेंगे आप। अभी हम लोग चलते हैं, ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है, 245। ये कौन सा समस्या है बताओ। आप लोकसभा में भी पढ़ते हो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, वर्तमान में 545, ऐसे पढ़ते हो ना। तो आप बताओ ये कौन सी समस्या है। जिन लोगों को भी आ रहा है सही से कमेंट में लिख के आप दो। देखो इसके साथ क्या कंसेप्ट है, मैं कल भी चर्चा किया था आपको कि इस देश में ना प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो डिपेंड करता है आबादी के ऊपर, ना कि क्षेत्रफल के ऊपर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हम अपने क्लास में 30 बच्चे पे 1 मॉनिटर बनाते हैं, 60 बच्चे पे 2 मॉनिटर बनाते हैं, 90 बच्चे पे 3 मॉनिटर बनाते हैं। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे क्लास में 10 मॉनिटर का जगह है और अभी मेरे पास 5 मॉनिटर है, तो आप क्या समझेंगे कि 30 बच्चे पे हम 1 मॉनिटर बनाते हैं। जब 30 बच्चे पे 1 मॉनिटर बनाते हैं, तो जब मैं बोल रहा हूं अभी 5 मॉनिटर है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि अभी तक मेरे पास कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं क्लास में, और अधिकतम कितना हो सकता है मेरे पास, 10 बच्चे। मतलब आप समझेंगे क्लास में 300 सीट है मेरे पास, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मॉनिटर की जो संख्या है वो क्लास का एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एरिया तो था 300 बच्चों की बैठने का, लेकिन ये डिपेंड करता है क्लास की आबादी पर। उसी तरह से हम लोग समझेंगे कि देश में जो प्रतिनिधियों की संख्या है, इस देश में जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जनसंख्या के ऊपर। किसके ऊपर, जनसंख्या के ऊपर। क्योंकि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। तो आप पढ़ेंगे वहां पे कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में, विधानसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में। तो आप पढ़ेंगे, ये सारे बातों को आप पढ़ेंगे,
विधान परिषद में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य वही है और सबसे अधिक सीटों की भी संख्या वही होगा। जहां ज्यादा बच्चा वहां ज्यादा मॉनिटर। ऐसे कंसेप्ट को आप समझ लेना, समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग बात करते हैं ये वर्तमान और इसका क्या कंसेप्ट है, आप देखो जरा। देखना है अभी इसका क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो, भारत में पहली बार आज़ादी के बाद जो जनगणना हुआ था, काउंटिंग हुआ था, वो 1951 में हुआ। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है, आपको पता होगा, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। 1951 में हुआ था, फिर 1961 में, 1971 में, आप जस्ट समझ लेना, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में, अब कब होने वाला, 2021 में रिपोर्ट आने वाला है। 2021 में रिपोर्ट आने वाला है। 2020 में भी जनगणना का ये स्टार्ट होने वाला है। कोरोना जब समाप्त हो जाएगा तो फिर जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप जरा देखना, 2021 में रिपोर्ट आने वाला है। तो हर वर्ष क्या होता था कि 1951 में जब जनगणना का रिपोर्ट आता था तो इस देश में एक परिसीमन आयोग होता है। अभी तक ऐसा देश में 3 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कब कब किया गया? 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 1952 में, 1962 में, हर जनगणना आने के रिपोर्ट के 1 साल बाद 1972 में। जस्ट आप समझना, परिसीमन आयोग किसको कहते हैं? वो आयोग जो डिफाइन करता है कि इतना बड़ा क्षेत्र लोकसभा का क्षेत्र होगा। जैसे पटना लोकसभा का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, ये डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। वो एक निर्वाचन आयोग का ही एक पार्ट है, वो निर्वाचन आयोग का एक पार्ट है। तो ये प्रत्येक 10 साल में एक समस्या रहता था। तो इस समस्या का समाधान के लिए एक और भी बहुत ही कंसेप्चुअल बात निकाला गया इस समस्या के समाधान के लिए। क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहां पे क्या है कि आपको पता है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही है, इसीलिए इसको भारत का लघु संविधान ही कहते हैं। 42वां, ये इंदिरा गांधी के समय में संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तो बोला गया कि जो अभी वर्तमान में राज्यसभा का सीट है या लोकसभा का सीट है या भारत में सभी राज्य में विधानसभा का सीट है, ये 2001 तक यही रहेगा। 2001 तक इसको बदला नहीं जाएगा, ये बातें बोला गया था। जब तक 2001 का आंकड़ा नहीं आता है, 1971 के जनगणना पर आधारित करके 2001 तक छोड़ दिया गया कि अधिक से अधिक सीटों की संख्या बढ़ेगा तो 250 होगा, वर्तमान स्थिति में 245 रहेगा। फिर क्या हुआ अब देखेंगे, 2001 में जब आंकड़ा आया तो लगा कि सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहिए, तो फिर इसको क्या किया गया? 84वां संविधान संशोधन किया, 84 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार तो 42वां किया गया, फिर 84वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2001 में। और 2001 में 84वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिया गया कि 2026 तक जो सीट है किसका, चाहे तो राज्यसभा या तो लोकसभा, किसी का भी सीट है, उसका अधिकतम सीटों की संख्या का एक मानक जो तय कर दिया 250 या लोकसभा के लिए 552, वो फिक्स रहेगा। ये सीट 2026 के बाद आप फिर देखेंगे, 2021 का जनगणना आने के बाद 2026 में अगर इसमें कुछ बदलाव करने का होगा तो इसमें सीटों में फिर से वृद्धि होगा या फिर कमी भी हो सकता है। अगर आबादी घट जाए, भारत के लोग समझदार अगर हो जाए तो आबादी घट भी सकता है। ठीक है, ऐसे भारत मेहनती देश है, आबादी घटने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2026 में ऐसा है कि बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। यह आपको बहुत अच्छे से सीट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वर्तमान समय में कितना है? 245 और अधिकतम सीट। अब 245 को भी 2 भागों में विभाजित किया गया।
पहला क्या है कि 12 सदस्य को, जो 12 सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में, वो नॉमिनेटेड पर्सन है, ये इलेक्टेड पर्सन है 233। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मतलब राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करते हैं, और निर्वाचित मतलब वो चुनकर आते हैं 233 सदस्य। तो दो भागों में बांटा गया, और ये 4 क्षेत्र हैं। एक साहित्य के क्षेत्र से, कला, विज्ञान और समाज सेवा, और ये सहकारिता जो है ये विधान परिषद के अंतर्गत आता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत लोगों को लगता है कि सहकारिता कहाँ आता है, ये विधान परिषद में आता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख के काट के आपको समझा दिया कि साथ में जब आप पढ़ते तो सहकारिता को भी पढ़ लेते हैं। तो आपको सिर्फ यही 4 क्षेत्र को ही समझना है। कहाँ? राज्यसभा में। ये 5 क्षेत्र होता है विधान परिषद में। जब हम लोग विधान परिषद की चर्चा करेंगे तो वहाँ समझेंगे। अगर आपको राज्यसभा अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो विधान परिषद भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इस 4 क्षेत्र के विशेषज्ञों को हमारे राज्यसभा में जगह मिला है। कहाँ मिला है? राज्यसभा में। किस लिए दिया जाता है? कि विशेष जानकारी वाले भी कुछ लोग रहे, कि कोई डेमोक्रेसी है, आपका मन जैसा नेता बनाने का होगा वैसा ही बनाएंगे आप। और ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि सिर्फ साहित्य से 3 होना चाहिए, इससे 3 होना चाहिए, इससे 3 होना चाहिए, इससे 3 होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। किसी भी से 12 साहित्य के क्षेत्र से भी हो सकता है, कला के भी क्षेत्र से हो सकता है। और कला के क्षेत्र में खेल मेंशन नहीं है, ऐसा नहीं, खेल को मेंशन नहीं किया गया। जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझिएगा कि आप जब देखे होंगे 2012 में सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा के लिए नामित किया गया था तो कोर्ट में एक केस गया था कि खेल के क्षेत्र से तो मेंशन नहीं किया गया। ऐसे कोर्ट ने कहा कि कला के क्षेत्र में ये भी आता है और उसको राज्यसभा के लिए वो नॉमिनेशन कर सकते हैं और वो जा सकते हैं। ये 2012 में मामला आया था। अब मेरी कॉम देख सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को देख सकते हैं। तो ये लोग इसी क्षेत्र से राज्यसभा का मेंबर बने हैं। तो ये नॉमिनेटेड पर्सन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति स्वतंत्र है किसी व्यक्ति को नॉमिनेटेड करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। वो गृह मंत्रालय के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा उनके सहमति समर्थन किया जाता है नामों का। उसके बाद राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करते हैं और नामित किया जाता है। एक्चुअली मानो तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही रहता है और गृह मंत्रालय के प्रयास के बाद ही लोग आ पाते हैं इसमें। तो ऐसे ही सचिन तेंदुलकर, मेरी कॉम और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं राज्यसभा में और इसी माध्यम से आते हैं मनोनीत होकर, और जीतकर भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक जो ऐसा मामला आया है मैं आपको बताया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मनोनीत सदस्य, कितने मनोनीत सदस्य रहते हैं? 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं। तो कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से। आप शॉर्ट फॉर्म में रख लेना, एस साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। एस के VS, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी चलिए आगे और भी बात करते हैं, हम लोग देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे निर्वाचित। तो मैंने बताया कि 2 भागों में बांटा हुआ है 245, ये हो गया निर्वाचित। अब निर्वाचित भी 2 भागों में विभाजित है। पहले तो यहां पे 29 राज्य हुआ करता था। अभी देखो, आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 2 राज्य बना दिया गया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2। तो पहले 29 था, अभी 28 राज्य हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई। तो यहां पे देखो आप 233 में सिर्फ 2 राज्य ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जहां से राज्यसभा का सदस्य चुनकर आते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी से। तो 3 सीटें हैं दिल्ली से, 1 सीटें हैं पांडुचेरी से। पुडुचेरी से 1 सीट है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 4 सीट। अब 233 में -4 करेंगे तो कितना होगा? 229। तो 229 सीटें जो है ना, ये कहां से चुनकर आता है? ये आपका आता है कहां से? 28 राज्य से चुनकर। और आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुनकर आते हैं, क्योंकि ये बहुत बार आप रेलवे की एग्जाम देख लो या बीपीएससी में भी पूछा जाता है, या और भी बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि गोवा से कितना सीट है
और पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा का सदस्य नहीं चुनकर आते हैं, तो एक्चुअली 2 केंद्र शासित राज्य आप याद रखना जहां से चुनकर आते हैं, बाकी किसी भी केंद्र शासित राज्य से चुनकर नहीं आते हैं तो उसका नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा, अंडमान लक्षद्वीप। समझ में आ रहा है ना, लद्दाख, चंडीगढ़। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन कौन से राज्य से चुनकर नहीं आते। अभी वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जहां सिर्फ 2 से चुनकर आते हैं, तो इसका तात्पर्य है 6 राज्य से चुनकर नहीं आते हैं। तो ये 229 सदस्य कैसे आप याद कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप राज्य के सीट को आप कैसे याद कर सकते हैं, कि राज्यसभा की सीटों को आप याद कैसे करेंगे। तो चलिए आगे मैं कुछ तरीका आपको बताता हूं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आप एक मैप ले लीजिए, पॉलिटिकल मैप, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिए और पॉलिटिकल मैप को आप देखिए, यही जम्मू कश्मीर का डिवीजन हुआ है। तो यहाँ लद्दाख में ना राज्यसभा का सीट नहीं है, यहीं से 4 सीट था पहले से, वही सीट कश्मीर से भी यही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ दिखाया है, वो वाला पार्ट को इधर जम्मू कश्मीर वाला इधर दिखाया है। केंद्र शासित पर यहाँ पे राज्यसभा का सीटों की संख्या 0 है और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कितना है, 4 सीटें हैं। जैसे आप देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, 31 सीट है। आप देख सकते हो अपना बिहार में 16 सीट है राज्यसभा का। यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भी 16 सीट है। समझ में आ रहा ना। केरला है, यहाँ पे 9 सीट है राज्यसभा का। तो ऐसे करके गुजरात में 11 सीट है राज्यसभा का। तो ऐसे आप आराम से, अब देखो यहाँ पे एक तरीका बता रहे हैं राज्यसभा का सीट पे। देखो एक बात बता रहे हैं कि ये आसाम में 7 सीट है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में सिर्फ 7 सीट है, बाकी इसमें देखो ना 1 सीट, यहाँ पे 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 सिक्किम में भी 1 सीट है। तो आप देख रहे हैं ना, ये सब में सिर्फ आसाम, मेघालय में भी 1 सीट है, अरुणाचल में पूछेगा 1, नागालैंड में पूछेगा 1, मणिपुर में पूछेगा 1, त्रिपुरा में पूछेगा तो 1। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको सिर्फ ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे मैप में लिख के रख लो और 2-3-4 बार आप इसको देखो, आपको राज्यसभा का सीट याद ही हो जाएगा किस किस राज्य से कितना है। ये जम्मू कश्मीर वाला समस्या था, मैं आपको बता दिया ये कि लद्दाख में भी राज्यसभा का सीट नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपको मैं ये बता दिया। तो आप यहाँ पे देख लेना। तो ये इस तरह से आप लिखकर याद रख सकते हो कि राज्यसभा का सीट कहाँ पे कितना है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अनुसूची जो पढ़ते हो ना, अनुसूची 4 में क्या है कि कौन से राज्य से कितने सीटों का आवंटन होगा। जैसे बिहार से 16 सीटों का आवंटन होगा, ये कहाँ लिखा है, अनुसूची 4 में। तो एक अनुसूची भी आपको साथ साथ याद करा दिया मैंने कि अनुसूची 4 में क्या है। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन, कौन कौन से राज्यों से कितना सीट आएगा, ये अनुसूची 4 में चार्ट बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा अनुसूची में है। अनुसूची 4 में है, राज्यों से राज्यसभा सीटों का आवंटन का विवरण लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। ये आपको समझ में आया। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग और भी बातों पर चर्चा करते हैं। आप आराम से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, 4 सीट लिख लेंगे। सभी राज्य में आप भरने के बाद को देखेंगे 2-3-4 बार, आपको याद हो जाएगा अगर सही वे में आप देखेंगे। और 1-2 बार वीडियो को पीछे करके भी देखें, और जो भी अभी बीच में देख रहे हैं ना, वो फर्स्ट वीडियो को देखो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब फिर सेकंड वीडियो को देखना, फिर थर्ड वीडियो को आप देखना। चलते हैं हम लोग राज्यसभा के और सारे बात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष। जब नौकरी करने वाला उम्र खत्म हो जाएगा तो राज्यसभा वाला शुरू होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि राज्यसभा का उम्र अभी न्यूनतम आयु 30 वर्ष के अंदर आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, कम से कम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। चाहे आप 60 का हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। 110 का भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन एक कंसेप्ट और भी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। 2003 में कुछ कानून बनाया गया था, ये भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। 2003 में एक ऐसा कानून बनाया गया
कि पहले था कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उस राज्य से होना चाहिए व्यक्ति, उसी राज्य का होना चाहिए, उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसी राज्य का होना चाहिए। इसको समाप्त कर दिया गया 2003 में कानून बनाकर। अब देखो, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, ऐसा बहुत बार आप पढ़ते हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और भारत के नागरिक में भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में जन्म होना चाहिए। सोनिया गांधी वो भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन जन्म भारत में नहीं हुआ होगा। लेकिन अमेरिका में आपको राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में जन्म होना चाहिए आपका। आप कहीं से जाके अमेरिका की नागरिकता लेंगे तो आपको वहां राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन भारत में किसी पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति आ जाए भारत में और थोड़ा अच्छा आदमी रहे और सभी लोग चाहे, भारत देश के हर लोग ने, लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है कि इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए, तो आप बना सकते हैं। तो ऐसा है थोड़ा नागरिकता का कंसेप्ट। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का भारत में प्रतिनिधित्व को संभाल सकता है अगर हम लोगों का समर्थन मिले, आम लोगों ने उसका समर्थन, आम लोग उसका समर्थन करें तो वो बन सकता है। ये है नागरिकता के बारे में। और लाभ की पद में जो थोड़ा सा समझ में बहुत लोगों को नहीं आता है, जैसे कोई व्यक्ति राज्यपाल है या कोई राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। सीधा सा आप समझो, कोई जिला परिषद है या कोई विधायक है और भी पहले से कुछ भी हो, मुख्यमंत्री ही हो, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। और राज्यसभा से भी मंत्रालय मिलता है, राज्यसभा से भी मंत्री। आप देखते हैं इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहले नौकरी की तैयारी कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर 30 वर्ष के बाद राज्यसभा के लिए के लायक हो जाएंगे आप। कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का होता है, ये जरा ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। 2 वर्ष में 2/3 भाग सदस्यों का कार्यकाल पूरा होते रहता है। यहां पे समझना है, मैंने बताया आपको 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहली बैठक हुआ था। तो आप बोलेंगे हाउस का कार्यकाल नहीं होता, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कोई भी व्यक्ति आया 6 वर्ष रहेगा। लेकिन शुरू में क्या किया गया, देखो यहां से 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, मान लो 90 सीट है सदन में, तो ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 भाग, यहां कितना होगा, 60 लोगों का कार्यकाल पूरा होते रहता है। तो ये अब आप स्टार्ट करोगे 13 मई 1952 को राज्यसभा का मान लो बैठक शुरू हुआ, तो 13 मई 1952 को राज्यसभा का बैठक शुरू हुआ, तो 6 वर्ष के बाद सबका कार्यकाल पूरा हुआ था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्या है कि 1954 में एक लॉटरी लगाया गया। इनका कार्यकाल कब तक होना चाहिए? 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 1958 तक। ये और 1956 2 बार लॉटरी लगाया गया। लॉटरी में जिन लोगों का नाम आया 1954 में और 1956 में, इन दोनों को हटा दिया गया और 1958 में तो कार्यकाल पूरा ही हो गया। तो प्रारंभ में ये ऐसा करना पड़ा था। 1952 में जिन्होंने शपथ लिया वो 1954 में लॉटरी में जिन लोगों का नाम आ गया उन लोगों को हटा दिया गया, कहानी खत्म। फिर 1956 में फिर लॉटरी लगाया गया, उसमें जिसका नाम आ गया उसको भी हटा दिया गया। फिर 1958 में तो कार्यकाल पूरा हो ही गया था। यह आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में पूरा बात आ गया होगा। राज्यसभा सदस्यों के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, कार्यकाल 6 वर्षों तक, और 2 वर्ष में 2/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होते रहता है। तो यही कंसेप्ट है, प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 भाग। समझ में आ रहा है ना? 2003 के कानून के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस सदन का, उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यह कब किया गया? 2003 में। आगे चलते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा के सभापति के बारे में। आप ये देख रहे होंगे, ये राज्यसभा के सभापति हैं
और इनका क्या क्या कार्य होता है ये हम लोग देखेंगे। सदन की कार्यवाही को पूरा कंट्रोल करते हैं, कौन बोलेंगे सदन में, कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब को कंट्रोल करते हैं कौन, राज्यसभा के सभापति। जस्ट एक क्लास के मॉनिटर के तरह इनका कार्य होता है। किनका, राज्यसभा के सभापति का। किनका कार्य होता है, राज्यसभा के सभापति का। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे राज्यसभा के सभापति का कार्य क्या क्या है। तो सदन के अंदर निर्णायक मत देना। निर्णायक मत देने का मतलब सदन के अंदर मान लो 50-50 लोगों का बराबर बराबर वोटिंग हो गया। भारत के प्रत्येक बेरोजगार लोगों को 50-50 हजार रुपया महीना मिलना चाहिए बेरोजगारी भत्ता। तो अगर 50-50% लोगों की सहमति हो जाए तो यहां पे निर्णय कौन लेंगे, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 89 में। तो निर्णायक मत लेना, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, कौन बोलेगा, कब बोलेगा, क्या बोलना है, ये सदन के हित में बात है कि नहीं, देश के हित में बात नहीं है कि नहीं, इन बातों की जांच करना। तो ये सब लोग राज्यसभा के सभापति का काम है, निर्णायक मत देना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट लाइक एक मॉनिटर, कंट्रोल करना पूरी सदन की कार्यवाही के अंदर को। और सदन में सबसे बड़ा जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो राज्यसभा का सभापति ही होते हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री ही सदन के अंदर क्यों ना हो, उनको भी इनके कथना अनुसार चलना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वो समझिएगा आप। आपको क्या समझना है कि भारत में ना एक, जब आप राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ेंगे आप, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कहने का तात्पर्य है इस सदन का जो सभापति होते हैं ना, वो उस सदन का मेंबर या सदस्य नहीं होते हैं। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा तो काम क्या होगा उनका, राज्यसभा की सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना। ऐसे लगा नहीं कि उपराष्ट्रपति बैठ के क्या करेंगे, तो उनको राज्यसभा का सभापति के तौर पर एक पद बना दिया गया। और इसीलिए लिखता है कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सदस्य होगा। जैसे आप देख रहे होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप देख रहे होंगे, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और यही राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो अभी वर्तमान में आप जैसे देखेंगे वेंकैया नायडू जी को, ये भारत के पहले अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति हैं वर्तमान समय में। उपसभापति की बात करें आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरिवंश नारायण सिंह को, ये वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। और भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति थे कृष्णमूर्ति राव। तो सभापति ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपसभापति कौन थे, कृष्णमूर्ति राव। ये पहले थे, फर्स्ट, पहला। और अभी वर्तमान की बात करें तो सभापति ये है वेंकैया नायडू जी, और हरिवंश नारायण सिंह जो है वर्तमान में उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह ये आपको दिख रहे होंगे। तो सभापति का ओवरऑल कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि राज्यसभा के सभापति का क्या क्या कार्य है, सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करना, निर्णायक मत देना। और कौन कौन थे ये नाम जनरली पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों थे, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही थे। और उपसभापति कौन थे, कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान समय में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। अगर ये नहीं रहेंगे तो सदन की कार्यवाही को यही चलाएंगे। और ये जो होते हैं ना उपसभापति, वो सदन का ही व्यक्ति होगा। ये हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सदस्य ही होंगे और सदस्य में से ही इनको चुना जाता है उपसभापति के तौर पर। यह सदन का ही सदस्य होता है, लेकिन ये राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ये राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो ये सब कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज और देख लेना कि अगर यहाँ पे बात करें हम, तो राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यसभा के सभापति को, लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो देते हैं किसको, आपको समझ में आना चाहिए, राष्ट्रपति को। यह बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। ये अपना त्यागपत्र इनको देते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी पूछा जाता है, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग।
कि राज्यसभा के उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को, सभापति उपराष्ट्रपति को। लोकसभा में नहीं होता, लोकसभा में क्या होता है, एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों, ये उनको और वो इनको। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में उपसभापति सभापति को और सभापति सीधे राष्ट्रपति को। ये समझ में आ गया आपको। अब इनका कार्यकाल कितना होगा, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष होगा। तो ये क्या रहता है, राज्यसभा के मेंबर, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का। तो एकदम साधारण सा कंसेप्ट है, आपको अगर कंसेप्ट आएगा तो आप ऐसे ही सोच सकते हो इन सब बातों को, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे और भी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या बात करना है। राज्यसभा की शक्तियां के बारे में कि क्या क्या शक्तियां हैं किसका, राज्यसभा की। तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में करें। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ही डिटेल्स, और मैं प्रश्न भी कराऊंगा। अगर आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होगा और जितना भी बीपीएससी लेवल का प्रश्न है, यूपी पीसीएस एग्जाम में, एमपी पीसीएस एग्जाम में, और किसी भी पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछा गया इंडियन पॉलिटिक्स, उसको आप बनाओ, मैं भी कराऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। लेकिन पहले आप इसको अच्छे से समझो। जब आप अच्छे से समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब को दे सकते हो। क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आपको जवाब देने में टाइम बहुत कम लगता है, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है और गलत भी बनाते हो। जो कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो ठीक है, जो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन। उसको लगता है कि हमको इसको बनाना ही, काहे कि हम थोड़ा सा पढ़े थे, और वो गलत ही करके वही आता है। इसको नहीं आता वो तो पता ही नहीं, छोड़ के आता है। इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और कोई भी अगर प्रॉब्लम लग रहा है कि किस तरह का प्रॉब्लम, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट में दें, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ के बारे में। कुछ शक्तियाँ हैं, किसको है, राज्यसभा को, और देखेंगे कुछ कमजोरियाँ भी है राज्यसभा का, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये तीनों को मिलने से संसद का निर्माण होता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अब देखो क्या है, इस देश में कोई भी कानून बनता है ना, अगर राज्यसभा पारित कर दिया, वो कहाँ जाएगा, लोकसभा। लोकसभा पारित करेगा तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के बाद, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है। क्या कोई भी कानून लोकसभा पारित करता है तो वह कहाँ जाता है, राज्यसभा में, और राज्यसभा से सीधे कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति में। ये कंसेप्ट है। लेकिन आपको समझना क्या है कि साधारण विधेयक हमेशा यहां से भी निकल सकता है या फिर यहां से भी निकल सकता है। लेकिन आर्टिकल 110 आप पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा से डिसाइड होता है और लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, लोकसभा से, और लोकसभा से प्रारंभ होने के बाद यह जाता है राज्यसभा, और राज्यसभा मात्र इसको 14 दिन ही रोक सकता है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा इसको पारित नहीं करता है धन विधेयक को, तो यह स्वतः पारित माना जाएगा। क्या, धन विधेयक। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 110, यह है धन विधेयक का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 110 में। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110। उपराष्ट्रपति 89 में। आप याद कैसे करेंगे सारे आर्टिकल को, मैं जो भी पढ़ाया हूं अभी तक, जैसे 79 में पढ़ाया, तो कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज में सिर्फ 79 लिख कर रखो, ये मत लिखना उसमें कि क्या है। फिर 80 लिख लो, ये पढ़ा दिया मैंने, 89 पढ़ा दिया, अभी 110 पढ़ा दिया। जो भी जब भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको साइड में सिर्फ लिखते रहो, आप बाद में आप रिवाइज करो कि क्या है। 79 में अच्छा संसद है, 80 में क्या है, राज्यसभा है, 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति है, 110 में क्या है, तो 110 में क्या है, धन विधेयक है। वित्त विधेयक होता है 117 में है। धन विधेयक के बारे में 109 में भी कुछ चर्चा है, वो आगे हम लोग जाके चर्चा करेंगे जब इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो ये समझ में आया। अब शक्तियां क्या क्या है राज्यसभा का।
तो सामान्य विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रोक सकता है? ये 6 महीने। और 6 महीने के बाद आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन होता है। हम लोकसभा में बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे कि संयुक्त अधिवेशन कब होता है, किस केस में, और किसके द्वारा बुलाया जाता है ये संयुक्त अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये 108 में मेंशन किया गया। और इसके बारे में मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा लोकसभा में, तो इसको आप टेंशन मत लो, ये मैं पढ़ाऊंगा लोकसभा में कि किस केस में होता है। तो साधारण सामान्य विधेयक को ये कितने दिन रोक सकता है राज्यसभा? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। धन विधेयक का चौथा दिन के लिए रोका जाए, ये यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलती हो गया है, 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। 14 धन विधेयक को कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग और भी बातें करेंगे राज्यसभा की शक्ति के बारे में। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं राज्यसभा का, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 249 और एक पढ़ेंगे आर्टिकल 312, 312, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। ये समझना पड़ेगा, राज्यसभा की एक विशेष शक्तियां हैं। आपको पता है इस फेडरल सिस्टम में जो है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तरह के 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो किसी भी राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना हो जो कि देश के हित में हो और राज्य के हित में हो, तो राज्यसभा इसकी अनुशंसा कर सकता है। किससे? लोकसभा से। मतलब एक कानून बना के दे सकता है किसको? लोकसभा को। और फिर लोकसभा के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा, ये कानून बन सकता है। तो ये विशेष शक्तियां दिया गया है आर्टिकल 249 में। तो ये लिखा रहा था अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी भी एक विषय पर, न राज्य सूची में जितना भी लिस्ट है, किसी भी एक विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? जो स्टेट लिस्ट में होगा ना, उस पर सिर्फ 1 वर्ष के लिए कानून बनाया जाएगा। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए कानून बनाया जाएगा। और फिर उस कानून को अगर रेगुलर करना है तो अगले वर्ष फिर से उसको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति, तीनों की सहमति के बाद फिर से उसको 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ऐसे आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का थोड़ा सा 249 के अंतर्गत है। और 312 में क्या है, इसके बारे में तो हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 312 के बारे में क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की जब आप चर्चा करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग जो भारत में प्रथम श्रेणी की नौकरी मिलता है इसके माध्यम से, और ये 1919 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था। अंग्रेजों ने भारत में यूपीएससी के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया, और उस समय का कंसेप्ट कुछ और था अधिकारियों की नियुक्ति करने का, और आज का कंसेप्ट कुछ और है। उस समय का जो अंग्रेजों का कंसेप्ट ये रहता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, और आज के अधिकारियों का कंसेप्ट है कि देश का विकास करना। इस दोनों में बहुत ही आसमान धरती का अंतर है। तो 1919 में उन्होंने इस कारण से किया था, और आज हम इसको अलग फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसको जरा अच्छे से समझना। इसके अंतर्गत आपको, आप देख रहे होंगे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और आप देख रहे होंगे आईएफएस, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी है, आईईएस। तो एक्चुअली क्या होता है ना, अभी आप देखना एक बार कि मान लो आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, और एसएससी में क्या है, एसएससी का आप एग्जाम देते हैं तो इनकम टैक्स या कस्टम आपको मिलता है। मान के चलो इनकम टैक्स का पोस्ट या कस्टम या नारकोटिक्स, कोई भी एक पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आता है। अब राज्यसभा क्या करे, कानून बना दे कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट होगा ना, वो अब यूपीएससी के तहत होगा। यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो इनकम टैक्स में जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यूपीएससी में ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक और नए पद का सृजन हो गया। जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट वन सेवा, भारतीय वन सेवा, इसको 1966 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1966 में। ये आप देख लेंगे। तो ये एक सृजन करना राज्यसभा को आर्टिकल 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यूपीएससी में कोई भी नए पद का, संघ लोक सेवा आयोग में कोई भी नए पद का सृजन कर सकता है।
ये विशेष शक्तियां हैं। किसका है? ये राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से राज्यसभा। अब आपको जो भी प्रश्न बनाना है आप बनाओ अच्छे तरीके से, प्रश्न को बहुत डिटेल तरीके से बनाओ। और देखो आगे अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, सही में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वहाँ भी करा रहा हूँ और क्वेश्चन भी कराऊंगा, स्पेशल क्लास भी। और हमारे रेफर कोड का प्रयोग आप जरूर करें सुजीत। और किसी भी तरह का अगर समस्या आ रहा है ना, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8789459310 पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आप रेफर कोड का प्रयोग करो और 12 महीने या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लो। पर मंथ मात्र 315 रुपया ही आपको पड़ता है अगर आप 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो, और अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मात्र 525 रुपया पर मंथ के हिसाब से। तो आपको जो अच्छा समझ में आए आप सब्सक्रिप्शन लो। और जब आप अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे तो आपको बीपीएससी कैडर में जब आप अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सुजीत रेफर कोड का प्रयोग आप जरूर करें। तो और लास्ट बात कि हमारे इस चैनल को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तो इन सभी बातों के साथ और ये हमारा रेफर कोड को भी याद रखें आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो फिर मिलेंगे कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप 1-2 बार जो भी बुक को आप पढ़ते हो, चाहे तो वो लक्ष्मीकांत की बुक हो, ये डी बसु की बुक हो, ये सुभाष कश्यप का बुक हो, आप किसी भी एक बुक को, ऐसे मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत बेटर है, काफ़ी है। आप मेंस भी लिख सकते हो उसको पढ़ के, ऑप्शनल नहीं, मेंस तक आप लिख सकते हो अगर उसका अच्छा से कंसेप्ट आपके पास आ गया हो तो। आप पढ़ो और क्वेश्चन को बनाओ। जितना क्वेश्चन बनाएंगे आप तो आपको पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत। और एक अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप करो, क्योंकि आप इतने बड़े चीज़ को ना आप याद करके नहीं रख सकते हो, बाय कंसेप्ट ही रख सकते हैं आप। क्योंकि आपको सिर्फ पॉलिटी ही नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, बिहार स्पेशल पढ़ना, तो बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जरूर अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।